आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं। दलित चेतना में जो उभार आई वो आपने कब से महसूस की? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर रावतपाड़े में किसी ने हाथी के ऊपर पत्थर फेंक दिया। उससे लेकर फिर बाद में जुलूस निकले, बहुत बड़ा वो कांड हुआ, फेमस हुआ। तो डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन लगा और तो उससे मुझे प्रेरणा मिली। नमस्कार दोस्तों, मून न्यूज के पॉडकास्ट शो दिल से में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिसने अपना सार्वजनिक जीवन सामाजिक सरोकारों से शुरू किया, फिर राजनीतिक रूप से उसको आगे बढ़ाया और वापस अध्यात्म और सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की आपने स्थापना करते हुए अपने इस कार्य को आगे बढ़ाया। जी हाँ जनाब, हम बात कर रहे हैं धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध साहब की, जो संस्थापक अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। इसके साथ ही आपके जीवन परिचय की हम बात करें तो आप उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 2 बार सदस्य के रूप में, विधायक के रूप में कार्य कर चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी के संगठन शिल्पी के रूप में आप विख्यात रहे और 15 विभिन्न राज्यों में आपने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया। लेकिन 2015 से आप बसपा से किनारा कर चुके हैं। धर्म प्रकाश जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि दलित समाज में, शोषित समाज में आपका एक बहुत लंबा वर्षों का कार्य है, दलित चेतना में जो उभार आई वो आपने कब से महसूस की? जी देखिए, 1978 में आगरा में एक आगरा कांड हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर रावतपाड़े में किसी ने हाथी के ऊपर पत्थर फेंक दिया था। उससे लेकर फिर बाद में जुलूस निकले, बहुत बड़ा वो कांड हुआ, फेमस हुआ। तो उस वक्त तक हम बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती केवल मेले के रूप में मनाते थे। हमें बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो पहली बार मुझे एक किताब बाबा साहब की मिली, मैंने ढूंढा उसको, डॉक्टर अंबेडकर जीवन संघर्ष। जब मैंने उसको पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू निकल आते थे कि वर्ण व्यवस्था के कारण हमारे दलित समाज की कितनी दुर्दशा रही है। तो उसके कारण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन लगा और उन्होंने उस दरिंदगी से भारत में जो दलित शोषित पीड़ित लोग थे उनको निकाला और संविधान के माध्यम से उनको स्वाभिमान और बराबर के अधिकार दिलाए। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली और इस बीच में 2 वर्षों में चलते चलते वामसेफ के माध्यम से मैं मान्यवर काशीराम साहब के संपर्क में आ गया। उनका एक पेपर निकलता था, बहुजन संगठक। जब मैं उसे पढ़ता था तो उसे पढ़कर मुझे ऐसे लगता था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा भारत चाहते थे, ऐसा भारत बनाने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर कर दिया है। क्योंकि वो A1 क्लास के ऑफिसर थे, साइंटिस्ट थे और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, शादी न करने का मन में संकल्प ले लिया, घर कभी वापस लौट कर नहीं आऊँगा और मेरे नाम से 1 गज जमीन और 1 रुपया किसी बैंक में नहीं होगा। तो उनका ये त्याग देखकर मैं पूरी शक्ति के साथ, जब मेरी उम्र उस समय 20-22 वर्ष की रही होगी, मैं लग गया और मैंने ये काम किया। उससे मुझे प्रेरणा मिली। वामसेफ के बाद बहुजन समाज पार्टी का आपका सफर रहा। बहुजन समाज पार्टी में भी आपने काफ़ी वर्ष दिए, आप विधायक रहे, आपने उसको संगठन को गढ़ा। तो क्या वजह रही कि आपने बहुजन समाज पार्टी से किनारा किया या बहुजन समाज पार्टी से आप निष्कासित हुए? देखिए, मैं बुद्ध धर्म से पहले से ही प्रभावित था और आप जानते हैं कि जब मैं इधर आगरा मंडल में 8 जिले होते थे, मैं जब प्रभारी रहा तो आपने देखा कि आगरा में 9 विधानसभाएं हैं। 9 विधानसभाओं से हमने 8 विधानसभाओं में भी विधायक जिताए और 3 विधानसभाएं तो ऐसी हैं जिनमें कभी कल्पना नहीं कर सकता था कोई कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत सकती है। जैसे बाहा, वहाँ राजा को छोड़कर
कभी कोई नहीं जीता। एक बार अमर सिंह जीते तो वो जब राजा नहीं लड़े तब जीते। दूसरा फतेहपुर सीकरी विधानसभा, जिसे मिनी छपरोली कहा जाता है या जाट समाज का बाहुल कहा जाता है। और तीसरी दयालबाग थी उस समय। तो दयालबाग भी मिनी छपरोली थी। बिल्कुल। लेकिन हमने इन 3 विधानसभाओं में भी बहुजन समाज पार्टी को जीता है। दयालबाग में 3 बार, फतेहपुर सीकरी में 2 बार और बाह में भी 1 बार मधुसूदन शर्मा को हम लोग चुनाव जिताने में सफल हुए। आगरा जैसे शहर में 2 लोकसभा है, आपने देखा होगा हम शहर नहीं जीत पाए, लेकिन ग्रामीण में हमने राज बब्बर को चुनाव हराया। राज बब्बर को चुनाव हराकर श्रीमती सीमा उपाध्याय जी को सांसद बनाया। तो बड़ी लगन से हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया। मैं उत्तराखंड में प्रभारी रहा, 8 विधायक जीते, 18 हमारे दूसरे नंबर पर थे और 16% से ज्यादा वोट रहा। राजस्थान में मैं प्रभारी रहा, 6 विधायक जीते, 12% वोट हमने क्रॉस किया। मध्य प्रदेश में मैं प्रभारी रहा, 7 विधायक जीते, 35 हमारे सेकंड नंबर पर थे और 16% वोट हमने क्रॉस किया। तो राजनीति में भी बसपा में एक मिशनरी कार्यकर्ता के रूप में जहां जहां बहन जी लगाई हमने वहां रिजल्ट दिया। लेकिन मैं बुद्ध धर्म से बचपन से ही प्रभावित था। मान्यवर काशीराम साहब से हमारी बातें होती थी तो वो कहते थे कि मैं बुद्ध धर्म की दीक्षा लूंगा, और उन्होंने कई सार्वजनिक सभाओं में भी, नागपुर में, भोपाल में, इंदौर में, ये कहा कि अब मेरा अगला कदम बुद्ध धर्म के प्रति होगा, जो बाबा साहब का मिशन अधूरा रह गया मैं उसे पूरा करूंगा। और उन्होंने अपने भाषण में भी कहते थे कि कांशीराम की अंतिम इच्छा 5 करोड़ के साथ होगी धम्म की दीक्षा। तो उसके लिए उन्होंने 2006 को तय किया, क्योंकि बाबा साहब ने 1956 में धम्म दीक्षा ली, तो 2006 में उसके 50 वर्ष हो रहे थे, स्वर्ण वर्ष था। तो कांशीराम साहब ने ऐलान कर दिया था कि 2006 में मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लूंगा। लेकिन 2003 में उनको ब्रेन अटैक आ गया। 9 अक्टूबर 2006 में वो चले गए। तो मैं काफ़ी पीड़ित रहा। बहन जी से भी फिर उनके बाद हमने निवेदन किया, तो बहन जी ऐसा चाहती थी कि 272 सांसद जीत कर आए पहले और मैं प्रधानमंत्री की शपथ लूँ, तो फिर मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लूँगी। तो हमको लगा कि भाई हमारे जीवन में ये संभव होगा कि नहीं होगा। तो मैंने फिर बुद्ध धर्म की प्रति अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। मैं उस वक्त एमएलसी था, प्रभारी था मध्य प्रदेश उत्तराखंड का 2007 में। तो 14 अक्टूबर 2007 को हमने बुद्ध धर्म की स्थापना कर दी। उसको अभी 19 वर्ष चल रहे हैं और 20 वर्ष में हम पहुंचने वाले हैं। तो मैं धीरे धीरे करके जो हीरे तराश कर मान्यवर काशीराम साहब ने तैयार किए थे पूरे देश भर में, और किसी कारणवश वो पार्टी में नहीं काम कर पा रहे थे या बहन जी उनको पसंद नहीं कर पा रही थी, तो हमने फिर उनको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में लगा दिया। और उनके सहयोग से आज हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में भारत के 28 राज्यों में यूनिट बनाने में, संगठन खड़ा करने में कामयाब हुए। आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में 2007 से आपने उसकी स्थापना कर ली थी और उसमें कार्य कर रहे थे। तो बसपा सुप्रीमो ने कभी आपको टोका नहीं या आपको कोई राजनीतिक पद का लोभ दिया हो या ये कहा हो कि नहीं भाई एक ही काम करना पड़ेगा, कोई ऐसा वाकया हुआ हो? ऐसा हुआ कि 2012 तक तो बहन जी के संज्ञान में बातें नहीं आई, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइजर लोग थे तो वो कैडर कैंप लेते थे इंडोर, तो सार्वजनिक नहीं हुए। 2012 के बाद फिर हमने आगरा में एक धम्म यात्रा निकाली थी 2013 में। बहुत बड़ी धम्म यात्रा थी वो, और हिंदुस्तान अखबार ने उस वक्त एक पूरा लेख लिखा था मेरे ऊपर। तो वो अखबार बहन जी तक पहुंचा। तो फिर बहन जी ने मुझे 2 घंटे बिठाल के समझाया। इस तरह से बहन जी ने मुझे 4 बार 2-2 घंटे बिठाल के समझाया कि देखो धर्म प्रकाश वार्ते, जब तक सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी तब तक हम समाज का भला नहीं कर पाएंगे। धम्म अच्छी चीज है, बाबा साहब ने अंगीकार किया, साहब भी चाहते थे, लेकिन अभी हमें केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने में लगना चाहिए। लेकिन उस समय तक मेरा मन राज सत्ता से पूरी तरह से हट चुका था। तो ये सब रहा। एक घटना मेरे सामने हुई 2 जुलाई 2015 को। बहन जी मुझे बुलाई सुबह 9 बजे लखनऊ में अपने आवास में, और उन्होंने बहुत सारा मुझे समझाया, डांटा।
1 बजे तक, 3 घंटे तक। लेकिन मैं बहन जी को कहता रहा कि बहन जी, मेरा राजनीति में अब मन नहीं लगता है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए, और मैं अपने शेष जीवन को बुद्ध धर्म में लगाना चाहता हूँ। फिर बहन जी 4 बजे बुलाई, 7 बजे मुझे छोड़ी। मैं अपनी बात पर अडिग रहा। बहन जी ने फिर मुझे कहा, ठीक है भाई, मैं अब आपको 10 दिन का टाइम दे रही हूँ, आपने इतना बड़ा निर्णय जब ले ही लिया है तो 10 दिन आप बहुत सीरियस होकर सोचो अपने घर में, और मुझे 10 दिन बाद टेलीफोन करके बताना। लेकिन काम आपको एक ही करना है, या तो पार्टी का काम करना है या तो बुद्ध धर्म का काम करना है। तो मैंने बहन जी के पैर छुए और मैंने कहा, ठीक है बहन जी, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन निकलते समय मेरे मन में ऐसी आवाज आई कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो मैंने बहन जी को टेलीफोन नहीं किया। तो 14 जुलाई 2015 को जब 12 दिन पूरे हो गए और मैंने टेलीफोन उनको नहीं किया, तो उन्होंने मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया। आपका निष्कासन हो गया 2015 से लेके आज हम 2026 में हैं और लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं। तो आज हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बात करें, उस संगठन की बात करें, तो किस स्थिति में? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का इस समय 28 राज्यों में प्रदेश कमेटी है और 360 जिलों में हमारी यूनिटें हैं। करीब 100 से अधिक हमारी कमिश्नरियों में यूनिट है और 10,000 की हमारी भारत में सक्रिय एक्टिव मेंबरशिप है। और हम लोग 365 दिन काम करते हैं, हमारा ये लक्ष्य है। 365 दिन काम करना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का लक्ष्य है। और 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा होने के लिए जा रहा है कलिंगा, भुवनेश्वर, उड़ीसा, जहां आज से 2200 वर्ष पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था अशोक सम्राट के साथ। और उस युद्ध के बाद अशोक बहुत निराश हुए, दुखी हुए, परेशान हुए और उनको लगा कि मैंने एक राज्य को जीतने के लिए बहुत बड़ा पाप किया है। और वहाँ वो दुखी होकर एक जगह पर बैठे जहाँ उन्होंने ये संकल्प लिया कि आज के बाद मैं हिंसा नहीं करूँगा। वहाँ उनकी स्मृति में शांति स्तूप के नाम से एक बुद्ध विहार भी बना है। तो उसी की यादगार में हम लोगों ने 20वां 5 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 2026 को उसी पवित्र स्थान पर आयोजित किया है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्य क्या रहता है? अहिंसा का प्रचार रहता है या किस तरह से आप लोगों के बीच में जाते हैं? मैं आपको बता दूं कि भगवान गौतम बुद्ध का जो धम्म है वो कोई धर्म नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक से शुरू हुआ था लेकिन आध्यात्मिक नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी 5 वर्ष लगाकर एक ग्रंथ लिखे हैं, बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनका धम्म जब हम पढ़ते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उस वक्त जो वर्ण व्यवस्था थी, जातिवाद था, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता था, उसके विरोध में बुद्ध की एक क्रांति थी। समता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर, न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था। तो ये उनका भगवान गौतम बुद्ध का था। लेकिन होता क्या है कि जब एक विचार के लोग बनते जाते हैं, एक समाज बनता जाता है, तो समाज फिर वो संप्रदाय में रूप ले लेता है और जब वो संप्रदाय का रूप ले लेता है तो वो धर्म हो जाता है। यही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के साथ हुआ है। लेकिन खुशी की बात मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ, आपके मून न्यूज टीवी चैनल के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में बुद्ध एक ऐसे हैं जो हर धर्मावली के घरों में मिलते हैं। देखिए, ईसाई है, बुद्धिस्ट नहीं है, लेकिन उनके ड्राइंग रूम में या उनके ऑफिस में आपको बुद्ध की मूर्ति, तस्वीर मिलेगी। मुसलमान इस्लाम में भरोसा रखते हैं लेकिन उनके शोरूम, उनके ड्राइंग रूम, है ना, आपको बुद्ध की मूर्ति मिलेगी। जैसे भारत में ब्राह्मण हिंदू धर्म का प्रथम अंग माना जाता है ना। मैंने सैकड़ों ब्राह्मण ऐसे देखे हैं, डॉक्टर देखे हैं, है ना, उनके घर देखे हैं जिनके घर 3-3 फुट की पीतल की बुद्ध की मूर्तियां हैं। और मैंने उनसे सवाल भी किया है, मैंने ये भी कहा कि आप क्या बुद्धिस्ट हैं? तो उन्होंने हंस के कहा, नहीं भारती जी, हम है तो हिंदू। तो मैंने कहा, बुद्ध की मूर्ति लगाए हैं? बोले, इनकी मूर्ति इसलिए लगाए हैं कि इनका जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ज्ञान की उस ऊंचाई को बुद्ध ने हासिल किया
जिस पर कोई नहीं पहुंच सका। मनुष्य को शांति और अहिंसा का वो मार्ग, प्रेम का वो मार्ग बुद्ध ने दिया जो आज तक कोई नहीं दे सका। तो हम इनसे प्रेरित होते हैं, हमको ऊर्जा मिलती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो खुशी की बात है कि गौतम बुद्ध एक ऐसे हैं जो संपूर्ण संसार में जो बुद्ध नहीं है उनके घर में भी मिलते हैं। तो क्या ये माने कि आप चूंकि एक राजनीति में काफी सक्रिय थे उस समय जब आपके मन में विचार आया, तो राजनीति में जो विसंगतियां होती हैं, जो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जो उठापटक होती है, या ये कह लीजिए जो चरित्र है राजनीतिक चरित्र का, उससे आपसे मन उछटा और तब आप जाके बुद्ध की शरण में आ पाए? नहीं, प्रभावित तो मैं बचपन से ही था। हमारी बेटी 1981 में पैदा हुई तो उसके सारे संस्कार मैंने बुद्ध धर्म से ही किए थे। और आपने देखा होगा मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटों की शादी मैंने भीमनगरी के मंच पे सामूहिक रूप से बुद्ध धर्म से की है। और मेरे बड़े बेटा रिंकू की शादी में तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2 दिन रही, जो केदार नगर में लगी थी। तो ये मेरे जो कार्यक्रम रहे, मेरे पारिवारिक संस्कार रहे, ये इस बात का प्रमाण है कि मैं सोच से शुरू से ही बुद्धिस्ट हूँ। बिल्कुल जी, आपने जैसे कहा कि दलित शोषित समाज और में वर्ण व्यवस्था की वजह से वो शोषित बना रहा। अब संविधान ने 76 वर्ष होने को जा रहे हैं, उसे काफी ताकत दी। आज आप क्या कुछ परिवर्तन देखते हैं? देखिए, परिवर्तन इतना है कि 76 वर्ष में इस देश का दलित पढ़ा लिखा हुआ है, जागरूक हुआ है, सरकारी नौकरियों में पहुंचने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, विवेक बढ़ा है, लेकिन जाति और वर्ण व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन आज भी नहीं। आपको नहीं लगता कि दलित में भी एक वर्ण बन गया है जो ऊपर उठ गया, पढ़ लिख गया, संपन्न हो गया उसमें, और जो आज भी शोषित है उसमें एक बहुत बड़ा विभाजन है? देखिए, हुआ क्या दीक्षित साहब कि 4000 वर्ष तक एक जाति को प्राथमिकता दी गई, मतलब 6000 जातियां। तो एक जाति को यह बताया गया कि तुम फला जाति से सुपीरियर हो, फला जाति आपसे लो है। और ये ऐसा मस्तिष्क में घर कर गई है, वाल्मीकि से लेके ब्राह्मण तक। उसमें जाटव समाज भी आता है, दिवाकर समाज भी आता है, लोधी, कुशवा, ऑलरेडी सारा समाज आता है, 6000 जातियों में। तो ये जाति जो घर कर गई है दिमाग में, ये नहीं निकल पा रही है। और ये नहीं निकल पा रही है, यही हमारी प्रगति में रुकावट का सबसे बड़ा कारण। मैं तो कहता हूं, मेरे कई साथियों से मेरी बात होती है, हमें इस बात पर भी पूरे देश में बहस चलानी चाहिए। जब तक आरक्षण व्यवस्था रहेगी, जाति के आधार पर आरक्षण होगा, तब तक फिर जाति कैसे निकलेगी? देखिए, आज जो कुछ सम्मान मिला है, आज वाल्मीकि को, दिवाकर को, जाटव को बराबर की कुर्सी पे बैठने का मौका मिलता है, तो वो आरक्षण के कारण ही मिलता है। ठीक है, भेदभाव, अस्पृश्यता जो हमारे देश में हुई, वो अमीरी गरीबी के आधार पर नहीं हुई, वो जाति के आधार पर हुई। इतिहास इस बात का गवाह है कि बाबू जगजीवन राम गरीब नहीं थे, अमीर थे, भारत के रक्षा मंत्री थे। लेकिन बनारस में जब उन्होंने एक शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया, तो उस मूर्ति का शुद्धिकरण किया गया, उसको गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से धोलाया गया और कहा गया कि एक शूद्र के हाथ रखे। जब तक फैसला, अब बाबू जगजीवन राम तो गरीब नहीं थे, और रक्षा मंत्री से बड़ा पावर का कोई ताकत का पद भी नहीं होता, तो अमीर भी थे और भारत के रक्षा मंत्री भी थे। अगर ऐसे व्यक्ति को भी जाति के कारण अपमानित किया गया था, तो ये स्पष्ट है कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन भागीदारी है, समाज की भागीदारी। और आज मैं आपके संज्ञान में ला दूं, जिन जिन विभागों में रिजर्वेशन नहीं है, वह अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, अनुसूचित जाति, दलित समाज की कोई संख्या नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो आज यदि हम बात करें आपके विचार से, फिर जाति विहीन समाज की स्थापना कैसे हो सकती है? देखिए, जाति विहीन समाज का मतलब हो सकता है एक ही, जैसे बुद्ध ने कहा कि जाति जन्म से नहीं है,
जाति को कुछ चंट चालाक लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। तो जिन्होंने बनाया है वो इसको जल्दी खत्म कर सकते हैं, जल्दी खत्म कर सकते हैं। और सीधा सीधा भाव कि इसमें हम लोग भेदभाव ना करें। यदि हम रोटी बेटी का संबंध करना शुरू कर दें तो तीसरी पीढ़ी में ये खत्म हो जाएगी। आज भी आप देखिए, मेरा अगर सटीक अनुमान है तो दलित समाज के या आदिवासी समाज के या ओबीसी समाज के जो बच्चे आईएएस हो गए या आईपीएस हो गए या बड़ी बड़ी जगह पहुंच गए और जिन्होंने लव मैरिज की है, उनमें सामान्य वर्ग अपर कास्ट की भी लड़कियां हैं और सामान्य वर्ग अपर कास्ट के लड़के भी हैं। ऐसा नहीं, दलित समाज की लड़कियां हैं और उनके लड़के। अब उनकी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनसे आप जाति की बात करिए, वो आपको सुनने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं फालतू की बकवास है, जाति सिर्फ इंसान होती है और कोई नहीं होती। तो इस किस्म का अगर हम हमारी सरकारें प्रोत्साहन दें, हमारे सामाजिक संगठन इसको प्रोत्साहन दें, जो इंटर कास्ट मैरिज करते हैं बच्चे, हम उनका वेलकम करें, हम उनका स्वागत करें और समाज के लोग दिल से उसको स्वीकार करें। अभी कर लेते हैं ना, कोर्ट मैरिज कर लेते तो कौन रोक पाता है? ना मैं रोक पाता तो हूं, हम ना ये आप रोक माने पाते उस हैं। दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि अब इंटर कास्ट मैरिज का प्रचलन काफी दिखाई देने को मिल रहा है अब। हाथ चल रहा है, जबकि आज से 100 वर्ष पहले ऐसा कोई कर लेता था तो उस लड़के लड़की को जिंदा मार दिया जाता बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज नहीं है, इसका लिए परिवर्तन तो है, गति धीमी है, आप गति धीमी है। आप बहुजन समाज पार्टी के भी संस्थापक सदस्य रहे, आपने इसे सींचने में काफी परिश्रम किया। 42 वर्ष की बसपा आज उत्तर प्रदेश में हाशिए पे है, तो ऐसा क्यों है? क्या मिशन कमजोर हो रहा है? देखिए भाई साहब, प्रकृति का नियम है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, जिस कांग्रेस को मिलकर संपूर्ण भारत ने बनाया था, हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने, और लोग कहते थे कि कांग्रेस के सामने कभी कोई दल खड़ा ही नहीं हो सकता, तो आज कांग्रेस की दशा क्या है? तो राजनीतिक का सूत्री परिवर्तन है, उदय और पतन, ये राजनीति के लक्षणों में है, तो इसे नहीं रोका जा सकता। आपने स्पष्ट कर ही दिया बसपा से एकाएक आध्यात्मिकता में ये भी जवाब आ गया, और एकाएक आपका आध्यात्मिकता में रुझान नहीं हुआ। आपने बताया कि आप बचपन से ही ध्यान में थे। यदि हम बात करें, आगरा की बात करें, तो आगरा आपने सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी एक्टिव रहे और आगरा आपका कर्म क्षेत्र भी रहा, दलितों की राजधानी कहा जाता है। किंतु क्या वजह रही कि यहाँ का दलित नेतृत्व, यदि हम सुमन जी और आपके जैसे एक दो एग्जाम्पल को छोड़ दें, तो वैसा राष्ट्रीय स्तर पे नहीं उभर पाया जो जितना मजबूत आगरा का दलित समाज है, जाटव समाज है, तो वो उसे कई ऐसे देने चाहिए थे जो नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हो या प्रदेश स्तर पे कर रहे हो। नहीं, देखो, इसमें मैं आपके इस प्रश्न से इसलिए सहमत नहीं हूं कि आगरा में दलित समाज का कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बना, है ना। लेकिन आगरा का दलित समाज का नेतृत्व ऑल इंडिया लेवल पे नहीं रहा, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं खुद एमएलसी रहा 12 वर्ष तक। मैं उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव जैसे राज्यों का चीफ कोऑर्डिनेटर रहा, है ना, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा। तो ये आगरा का ही नेतृत्व था। सुनील कुमार चित्तौड़ हमारे 2 बार एमएलसी रहे, वो भी आगरा को छोड़कर उत्तर प्रदेश के, चलो बाहर तो नहीं कभी गए वो, लेकिन उत्तर प्रदेश के बनारस, इलाहाबाद, कई मंडलों में प्रभारी रहे। तो ये सब रहे हैं। कैबिनेट मंत्री भी हमारे नारायण सिंह सुमन रहे। तो आगरा ऐसा नहीं है कि नेतृत्व नहीं रहा। यदि हम आगरा की बात करें तो धर्म प्रकाश भारती बहुत एक बड़ा नाम है, सुनील चित्तौड़ बड़ा नाम है जो बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी एक्टिव रहे। मैं बहुजन समाज पार्टी के उस दौर की बात कर रहा हूँ जब वो शीर्ष पे थी। गोरेलाल जाटव बड़ा नाम है, लेकिन आज हम देखते हैं वो तीनों बहुजन समाज पार्टी से बाहर हैं, और ऐसे बहुत से चेहरे हैं। वो उसकी वजह क्या है? उसकी सिर्फ, मैं वैसे इस सब्जेक्ट पे बोलता नहीं हूँ कभी, क्योंकि मैं आज भी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी को वोट करता हूँ। लेकिन आदरणीय बहन हमारी मायावती जी जो हैं, तो ये उनका निर्णय रहता है, और चूंकि पार्टी की सुप्रीमो भी वही है, तो जैसा वो निर्णय लेती हैं वैसा होता है।
तो आपको लगता नहीं उत्तर प्रदेश में आज जो दलित समाज में एक वैक्यूम दिखाई दे रहा है, जो जैसे कि बहुत बसपा सुप्रीमो की जो राजनीतिक हैसियत हमने 20 वर्षों तक देखी है, वो अब बहुत कमज़ोर हो गई है और एक नया राजनीतिक नेतृत्व हम बात करें आज़ाद समाज पार्टी के रूप में उभरा है। एक एमपी है, आज बहुजन समाज पार्टी का कोई भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि आज़ाद समाज पार्टी का है। तो क्या मानते हैं, क्या चंद्रशेखर उस वैक्यूम को भर पाएंगे? देखिए, श्री चंद्रशेखर आजाद युवा हैं और नो डाउट उत्तर प्रदेश में काफी युवा उनके साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। लेकिन अभी चंद्रशेखर आजाद जी का जो जीवन है वो गर्व में है। गर्व माने तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी वो सांसद बने हैं, युवा हैं, युवा उनके साथ हैं। परीक्षा जब होती है जब आदमी एक बड़ी पावर का सुप्रीमो हो जाता है, बड़ी पावर का, बड़ी शक्ति का जब वो अध्यक्ष सुप्रीमो हो जाता है, तब वो कितना अपनी निष्ठा पर, कितना वो अपने मिशन के प्रति वफादार रह सकता है। जब दुनिया की सारी बड़ी बड़ी ताकतें उसको साम दाम दंड भेद के माध्यम से तोड़ना, खरीदना चाहती है, क्या उस समय वो टिक पाता है? अगर उस समय वो टिक पाएंगे तो निश्चित रूप से उनका भविष्य अच्छा है। जैसा कि आपने कहा, युवा चंद्रशेखर आजाद के साथ है, आजाद समाज पार्टी के साथ से काफी प्रभावित है। तो बहुजन समाज पार्टी कमजोर होने का एक मुख्य कारण ये नहीं, क्योंकि आज की तारीख में हम देखें 40 से 50% मतदाता युवा वर्ग से ही रुझान रखता है, और बहुजन समाज पार्टी का इसका मतलब ये माना जाए जो 50 वर्ष से ऊपर का तबका है वही खाली समर्थक रह गया है, यही उसकी कमजोरी है। इसमें मेरा जो गणित है, मैं खास करके दलित समाज में भी जाटव समाज की बात कर लूं। जी जी, क्योंकि जाटव समाज बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो 20% जाटव इस समय चंद्रशेखर के साथ साथ दूसरे दलों में भी है। 80% जाटव आज भी अटूट पूरी शक्ति और पूरी ताकत के साथ आदरणीय बहन जी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है। यदि हम फिर उसी प्रश्न पे आए, जाटव समाज में आए, तो एक दौर ऐसा था, मैं आगरा की ही बात कर लूं, सामाजिक व राजनीतिक रूप से काफी मजबूत था। आज जाटव महापंचायत जैसी संस्था सामाजिक स्तर पे काफी कार्य कर रही होती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो ऐसी कोई हलचल नहीं दिखाई देती है। वो जो चेतना, वो जो भार एक समय था, वो अब काफी कुछ मंद पड़ गया है। तो उसकी क्या वजह मानते हैं? नहीं, जाटव समाज आज भी आगरा में बहुत जागरूक है, संघर्षशील है, ऐसा नहीं है। राजनीति में हाँ, बहुजन समाज पार्टी का जो एक प्रभाव था वो कमजोर हुआ है, और मुझे लगता है कि अभी बहन जी बहुत चिंतित हैं, संगठन में फेरबदल भी कर रही है और कई प्रकार के बुला के वो सबको समझा रही है, निर्देश भी दे रही है। तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी जो कुछ ताकत कमजोर हुई है उसे 2027 के चुनाव में दोबारा से वापस किया है। मान्यवर के मिशन को पूरा करने के लिए फिर से बहुजन समाज पार्टी में ताकत लगानी चाहिए। यदि बहन जी आपको आमंत्रित करती हैं, आपको कहती हैं कि नहीं भैया आप आइए, फिर से सेवाएं दीजिए, तब आपका क्या उत्तर रहेगा? दरअसल मैंने आपको पहले बताया कि मैं पहले से बुद्धिज्म से प्रभावित था, और जहां तक बहन जी का सवाल है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कम से कम 100, 200, 500 लोग मुझसे मिल चुके हैं, और वो एक ही बात कहते हैं कि बहन जी आपकी नेता हैं। मैं भी कहता हूँ बहन जी मेरी नेता है। मैंने 1 लाख बार उनके पैर छुए। वो कहते हैं एक फोन सिर्फ बहन जी को लगा लो, आप एक फोन लगा लो। तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, मैं कर लूंगा फोन, लेकिन मैंने आज तक बहन जी को फोन नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया कि उनका कद बहुत बड़ा है। मैं जैसे ही फोन करूंगा वो मुझे दिल्ली या लखनऊ बुला लेंगी, और जैसे ही मुझे वो बुला लेंगी तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ वो मुझे जिम्मेवारी दे देंगे, है ना। और वो मुझे जिम्मेवारी दे देंगी तो जो मैं गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक जड़ों को मजबूत करने के संकल्प के साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को पिछले 20 वर्षों से ताकतवर बना रहा हूँ, वो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को हमने पढ़ा, वो कहते थे जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती है वो समाज लंबे समय तक राजनीति में नहीं टिकता। मान्यवर काशीराम साहब को हमने सुना, वो भी कहते थे जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती वो समाज राजनीति में बहुत लंबे समय तक नहीं चलता।
और ये हमने देखा भी कि उत्तर प्रदेश में हम 4 बार सरकार में आए। चलिए 3 बार हम सहयोग से सरकार बनाए, लेकिन 2007 में तो हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाए, लेकिन 2012 में हमारा वोट 3% कम हुआ, सीटें 144। कारण हमारा DS4 और वामसेप जो गैर राजनीतिक संगठन थे, जो हमारी बुनियाद थे, हमारा संरक्षण करते थे, ये हमारे 2 संगठन कमजोर हो गए थे, इसके कारण हमें नुकसान हुआ। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि जो हमारा SC ST OBC है और सामान्य वर्गों में भी जो इंसान और इंसानियत में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके गैर राजनीतिक रूप से समाज को तैयार किया जाए। और हम देख रहे हैं आज डॉक्टर हेडगेवार जी का सब संकल्प, आज जो RSS है, बीजेपी नथिंग, में बीजेपी को कुछ नहीं मानता। RSS जो गैर राजनीतिक संगठन है, वही उसकी ढाल है, वही उसकी जड़ें हैं, वही उसकी ताकत है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और तथागत गौतम बुद्ध, संत रविदास, संत कबीर में, मान्यवर काशीराम साहब में विश्वास रखने वाले लोग भी, ये समाज भी गैर राजनीतिक रूप से अपनी ताकत का इजाफा कर लेता है, कैडर बेस पे एक संगठन खड़ा कर लेता है, तो ये समझिए कि जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो MLA होगा, जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो MP होगा, जैसे आज RSS करती है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे समाज में शिक्षित वर्ग बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे जो गैर राजनीतिक मजबूती की आप बात कर रहे हैं, जाति आधारित, वो कमजोर होती जा रही है? नहीं, जितनी शिक्षा बढ़ रही है उतनी जाति कमजोर पड़ रही है। जाति अभी भी ज्यादा मजबूत वही है जहाँ शिक्षा नहीं है ना। अभी आप शहरों में देखिए, हॉस्टल में देखिए, रेस्टोरेंट में देखिए, कोई किसी की जाति पूछता है? सब साथ खाना खाते हैं, सब बैठते हैं, चलता है। तो शिक्षा अति आवश्यक है, जो जाति के जहर को दिमाग में कम करती है। आगरा का जाटव समाज काफी जागरूक था, तो इसलिए हमें यहाँ अंबेडकर जयंती, भीम नगरी जैसे भव्य आयोजन दिखाई दिए, दलित चेतना और दलित स्वाभिमान भी दिखाई दिया। लेकिन ये आगरा से बाहर क्यों नहीं हो पाए ऐसे कार्यक्रम? और जब चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा। मैं भीम नगरी के बारे में आपको बता दूं कि हम लोग हमेशा जनकपुरी देखते थे, और जनकपुरी पे हम देखते थे कि जनकपुरी के नाम से एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है और बहुत बड़ा पैसा सरकार का, नगर निगम का उसके विकास में लगता है। तो हम ऐसी कल्पना करते रहते थे कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। खास करके मैं, धर्मप्रकाश वार्ते, जब 1995 में हमारे 30 पार्षद जीत कर आए और मैं पार्षद दल का नेता बना, तो हमने फिर आदरणीय बाबूजी करतार सिंह भारती जी को तैयार किया कि हमको भी एक भीम नगरी जैसा कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, जिससे हम सामाजिक शक्ति का भी निर्माण करें, विचारों का भी प्रचार प्रसार करें और शासन और प्रशासन को मजबूर भी करें दलित क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए। तो ये हमारी सोच के आधार पर भीम नगरी बनी। खुशी की बात है, 31 भीम नगरी संपन्न हो गई हैं, और जब जब बसपा की सरकारें रहीं तो रिकॉर्ड तोड़ विकास हुए। लेकिन ये आगरा से बाहर यदि हम बात करें, कोई पूरे आगरा से बाहर भी, जैसे अब नागपुर है, महाराष्ट्र है, पूना है, वहां भी बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं। भीम नगरी के नाम से नहीं होते, अंबेडकर जयंती के नाम से होते हैं। नागपुर में तो लाखों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन भीम नगरी नहीं है ऐसा 3 दिन 5 दिन का फंक्शन नहीं है, सेम पैटर्न नहीं है, लेकिन फंक्शन बड़े बड़े होते हैं। आप लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में एक्टिव रहे हैं, बड़े संगठन के बड़े मजबूत आप सदस्य रहे हैं, बैकबोन रहे हैं। एक आरोप बड़ा बहुजन समाज पार्टी पे लगता रहा है कि पैसे लेके वहाँ टिकट दी जाती थी, कितनी सच्चाई है उसमें? देखिए, इसमें सच्चाई है कि जो दूसरी पार्टियां चलती हैं वो धन्ना सेठ के पैसों से चलती हैं, अमीरों के पैसों से चलती हैं, अडानी अंबानी के पैसों से चलती हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी अमीर उद्योगपति से पैसा नहीं लेती है। तो ये अपने जो पार्टी के समर्थक लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हीं से पैसा लेती है। टिकट जो चुनाव, बड़ा स्पष्ट सा कह रहा हूं मैं, जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं तो उनको थोड़ा बोला जाता है कि भाई ज्यादा फंड में मदद कर दो, तो मदद कर देते हैं, बस इतनी सी बात है। विपक्ष के लोग होते हैं तो इसको कहते नहीं, सब पैसा लेके टिकट लिया जा रहा है, पैसा दे के टिकट लिया जा रहा है। और आज मुझे नहीं आलोचना करनी किसी की, मैं, जो हमारी आज सबसे बड़ी पार्टी है भारत में,
उसके बारे में भी अब लोग कहते हैं कि पैसे लिए जाते हैं साहब। बसपा में ओपन लिए जाते हैं तो वहां पर्दे के अंदर लिए जाते हैं। तो जो राजनीतिक दल मजबूत होते हैं, तो जिनको विधायक और सांसद बनने की या राज सत्ता में कुछ हासिल करने की तमन्ना होती है, तो निश्चित रूप से वो मोटा फंड पार्टी को देते हैं, नो डाउट। यदि हम बात करें आज उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो लगता नहीं कि बहन जी यहाँ अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता खो चुकी हैं। एक ये आरोप उन पे ये भी लगता है, या विपक्ष द्वारा जो बीएसपी के विरोधी हैं, कि वो अब अमित शाह और के इशारे पर राजनीति कर रही हैं, जो भाजपा को लाभ पहुंचाए उस तरह की राजनीति हो रही है। देखिए, बहन जी पहली जैसी सक्रिय नहीं है, पहला जैसा उनका तीखा भाषण नहीं है, ये सही है। लेकिन मैं नहीं मानता कि जिसको हम आयरन लेडी कहते हैं, जो इतनी मजबूत महिला है, वो अमित शाह या मोदी से डर जाएंगी, उनके दबाव में काम करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। फिर वही एक बार आता हूं, तो क्या जाटव समाज में आज भी उनकी विश्वसनीयता बरकरार है? जबरदस्त 80% वोट आज भी बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी को ही पड़ने वाला है। भीम आर्मी अथवा आजाद समाज पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में? मैंने पहले आपको इसके बारे में बताया कि अभी वो परीक्षा में है, अग्नि परीक्षा में है। अगर अग्नि परीक्षा पास कर लेंगे तो बहन जी की उम्र 70 वर्ष क्रॉस कर गई। राजनीति परिवर्तनशील है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आज के दौर में बात करें, अपने देश में बात करें, तो जिस तरह से लगता है सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ रहा है अथवा संकीर्ण राजनीति हो रही है, तो ऐसे में आप बुद्धिज्म का या बौद्ध का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में नफरत की राजनीति हो रही है। एक वर्ग को ओपनली खुलकर टारगेट किया जा रहा है, और ऐसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो संवैधानिक पद पर बैठे, मुख्यमंत्री पद पर बैठे। असम के मुख्यमंत्री, अभी बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं, यूपी के हमारे योगी बाबा भी इस किस्म की बातें करते हैं। जबकि वो संविधान की शपथ लेते हैं तो उस शपथ में स्पष्ट ये शपथ लेते हैं कि मैं इस पद को ग्रहण करने के बाद किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करूंगा, मैं समान रूप से सबके साथ न्याय करूंगा। ऐसा नहीं कर रहे हैं, और ये आने वाले भविष्य के लिए बड़ा नुकसान है। तो आप क्या वजह मानते हैं? 2014 के बाद हम देखें और 2017 के बाद हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, तो इसका क्या कारण मानते हैं? मैं तो एक ही कारण मानता हूं, और वो कारण है ईवीएम। ईवीएम वोटिंग मशीन, ये इसका कारण है। और जिसने ये शुरू की, जर्मन ने शुरू की, जो फॉरवर्ड कंट्रियां हैं उन्होंने इसको शुरू की, उन्होंने इसको बैन कर दिया। अमेरिका जैसे देश ने इसको बैन कर दिया, जर्मन जैसे देश ने इसको बैन कर दिया। दुनिया के सारे साइंटिस्ट और जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, उन्होंने कहा है कि इसमें भेदभाव हो सकता है, इसमें गड़बड़ घोटाला हो सकता है। और अगर ये बात सही नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी सही नहीं है, तो जो आरोप उन पर लगते हैं, सारा विपक्षी आरोप लगाता है। अगर वो वाकई अपने संगठन या अपनी नीतियों के आधार पर सरकारों में आ रहे हैं, तो उन्हें विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए ईवीएम को तत्काल बंद कर देना चाहिए, कह देना चाहिए ठीक है ईवीएम बंद, अब आके दिखाइए आप। एक और प्रश्न रह गया, और बसपा के इतिहास से जुड़ा हुआ, ये कहा जाता है कि 1995 में, शायद 1995 में बसपा सुप्रीमो को गेस्ट हाउस में हमला हुआ था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा। उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वो आरोप है या राजनीतिक शिकूफा है? देखिए, वो क्या हुआ था, वो समय खत्म हो गया। और लोकसभा के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ लिए, तो पुरानी बातें मुझे समझता हूं कि आज उनको नहीं हमें उठाना चाहिए। गठबंधन हो गया, बात खत्म हो गई। वैसे सच्चाई थी क्या इसमें? आरोप दोनों तरफ से लगते हैं। हमने ये आरोप लगाया है कि ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने ऐसी घटना की है ना, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि मान्यवर मुलायम सिंह यादव, मान्यवर काशीराम साहब का जो गठजोड़ था, उसको तोड़ने के लिए हमारे विरोधियों की ये बहुत गहरी साजिश थी, है ना।
तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन वर्तमान में मैं ऐसा संकेत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमें सौहार्दपूर्वक राजनीति को लाना है, द्वेष और नफरत की राजनीति को खत्म करना है। तो छोटे मोटे मतभेदों को बुलाकर एक विचारधारा के लोगों को एक साथ आना चाहिए। तो आपको लगता है कि 2021 का चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश का, और 2027 का, माफ कीजिए, 2027 का, और विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो भारतीय जनता पार्टी को एकजुट विपक्ष ही हटा सकता है, या अभी जो वर्तमान में स्थिति है ऐसे में क्या संभावना दिखाई देती है आपको 2027? देखिए, मैं राजनीति से संन्यास लिया हूँ, धार्मिक प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं वोटर हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। मैं इतना वर्ग कह सकता हूँ कि दो विचारधाराओं में आज पूरा देश विभाजित है। एक विचारधारा है जो दोबारा से मनुस्मृति जैसा शासन लाना चाहती है और जो नफरत के बीज बो रही है, भाई से भाई को लड़ा रही है। एक विचारधारा है जो समता, स्वतंत्रता में, भाईचारे में विश्वास रखती है। तो भाईचारे में जो विश्वास रखने वाले दल हैं, उनको निश्चित रूप से एक साथ आना चाहिए। तो क्या ये संभव हो सकता है क्या? राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। हमने बात की बहुजन समाज पार्टी के कवि धुरंधर रहे, और वर्तमान समय में बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से बुद्धिज्म का प्रचार कर रहे हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, या बौद्ध जीवन शैली का प्रचार कर रहे हैं पूरे देश भर में। श्री धर्म प्रकाश भारती साहब से आपने अपने बहुत अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।